जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार कृष्णा जीएस वर्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मित्रों, जैसे कि कल हम पढ़ चुके थे क्या पादप ऊतक। ऊतक हमने पढ़ा था कि ऊतक होता क्या है। तो हमने बताया था कि समान उत्पत्ति और संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। और फिर उसमें हमने बताया था कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी देखे थे कि पहला प्लांट टिश्यू होगा, दूसरा जंतु ऊतक होगा। मित्रों, एक चीज और है, हमेशा रफ पे लेके बैठिएगा, चीज़ों को नोट करते रहिएगा। और मेरी गारंटी है कि मैं ऊतक को 100% आपको याद करा दूंगा, या ऐसे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो 1-1.5 घंटे की जा सकती है। प्लांट जो एनिमल टिश्यू है सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमने कल पादप ऊतक बता दिया था कि पादप ऊतक, जैसे अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार इस क्रम में। पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट हो गया। मेरिस्टेमेटिक जो होता है 3 प्रकार का होता है, जैसे पार्श्व हो गया, अंतर्वेशी हो गया, शीर्षस्थ हो गया। फिर जो होता है आपका परमानेंट 2 प्रकार का होगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं परमानेंट सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल जो होता है 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम हो गया। ये पादप ऊतक मुंह जवानी याद हो गया, ठीक है ना। अब आपको भी ऐसा होगा कि 1 बार 2 बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। यही होने वाला है जंतु ऊतक के साथ। एनिमल टिश्यू हम इस तरह पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। चारों में जितनी चीजें आ जाती हैं तो आपको मुंह जवानी याद रहे, और जो भी फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट है आपके पेपर में आए तो तुरंत आप क्लिक कर जाएं। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि आपको 100% मैं एनिमल टिश्यू में दूं। अब मित्रों, जैसे कि हम देखते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक पादप ऊतक से कुछ भिन्न होते हैं। इनके और कुछ चीज़ों पर समानता होती है, लेकिन अधिकतर इसके कार्य जो होते हैं जंतु ऊतक के पादप ऊतक से बहुत अलग होते हैं। तो जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जो, इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, लेकिन आपको साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें इंग्लिश वर्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपको याद करने में, इसीलिए आप इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद रखिए। तो पहला जो है आपका उपकला ऊतक। मित्रों, उपकला ऊतक को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू। और आपका दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका पेशी ऊतक, या कहें इसे इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू। चौथा हमारा मित्रों में कौन सा, तंत्रिका ऊतक, या इसे इंग्लिश में नर्वस टिश्यू। तो समझिएगा दोस्तों कि जो उपकला ऊतक होता है, तो एनिमल के या जीव के, जंतु के सबसे बाहरी परत या भाग में पाया जाता है। जैसे हमारा शरीर का सबसे बाहरी परत क्या है, स्किन है, ठीक है ना। ये जो स्किन है हमारी, इस पर कौन सा इपिथेलियम या उपकला टिश्यू उपकला ऊतक पाया जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा, स्किन या त्वचा पर, ये शरीर के सबसे बाहरी भाग पर पाया जाएगा। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, इसको हम देखेंगे आगे। जैसे संयोजी ऊतक हो गया, तो संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाएगा, हमारे ब्लड और प्लाज्मा में पाया जाएगा, ब्लड और प्लाज्मा पर पाया जाएगा। अब मित्रों, जैसे पेशी ऊतक हमारी मांसपेशियों पर पाया जाएगा। कौन सा पेशी ऊतक जो है, हमारे मांसपेशियों पर पाया जाएगा। और मित्रों, जो चौथा ऊतक है जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सेल्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहा जाता है। और न्यूरॉन्स के समूह को क्या कहेंगे हम, तंत्रिका ऊतक कहेंगे। तो ये कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क के सेल्स के समूह में पाया जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो मित्रों, ये जो है आपके जंतु ऊतक में 4 भाग हो गए, या चारों भागों को हम बेहतरीन ढंग से या क्रम बाई क्रम करके हम देखेंगे कि उपकला ऊतक जो हमारे स्किन से पाया जाता है, तो स्किन में कौन कौन सी चीजें होती हैं और इसके क्या कंटेंट है, ये हम पूरी चीजों को देखेंगे। दोस्तों, जो उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी 2 परतें होती हैं।
कि ये क्या है, बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है, इनर इपिथेलियम टिश्यू या आंतरिक परत। अब मित्रों जो है कि अब हम यही समझेंगे कि सबसे पहले उपकला ऊतक होती क्या है। देखिए, ये शरीर के सबसे बाहरी भाग में पाई जाती है। हमारे क्या है, हमारे ऑर्गन्स को या अंगों को ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जो उपकला ऊतक है क्या है, हमारे ऑर्गन्स को या अंगों को, ऑर्गन्स या अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के सबसे बाहरी परत होती है। और मित्रों जो तीसरा है, देखिए जो हमारी त्वचा है, स्किन है, ठीक है ना, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह क्या करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। देखिए टेम्परेचर हो गया, इसमें प्रोटेक्शन हो गया हमारा, ये बाहरी परत होती है, मेन कीवर्ड है। तो जो हमारी उपकला ऊतक होती है तो शरीर के सबसे बाहरी परत में पाई जाती है। ऑर्गन्स अंगों को सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करती है, शरीर के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है, जैसे पसीना। देखिए मित्रों जो हमारी स्किन होती है, ठीक है ना, तो बहुत सारे अंदर जो पसीने के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को वो निकालते भी है। तो पसीना चलना क्या है, अच्छी बात है। तो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करती है। क्या करती है, उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाहरी परत होती है, सुरक्षा प्रदान करती है, तापमान को नियंत्रित करती है, अपशिष्ट पदार्थों को कुछ उत्सर्जन करती है, जैसे पसीना, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा मित्रों, ये उपकला ऊतक हो गए हमें। अब देखिए इपिथेलियल टिश्यू मुख्य रूप से अगर इसको दो भागों में हम बांटे तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मित्रों, दो प्रकार की होती है। तो आकार एवं आकृति के आधार पर देखें तो यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला हो गया कौन सा, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। और मित्रों दूसरा कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। देखिए स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है परतदार उपकला ऊतक, इसे हिंदी में कहेंगे उपकला ऊतक। ये सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है मित्रों। तो देखिए सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के भी तीन भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले तो दो भागों में बांट ले, इनको देखते हैं। ये क्या होगी, साधारण होगी, इसमें परतें नहीं होंगी। ये कौन सी होगी, परतदार जो टिश्यू होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों सिंपल में कौन कौन सी आ जाएंगी। सिंपल में जैसे है स्क्वेमस, ठीक है ना, कौन सा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसको हिंदी में देखें, हिंदी तो ज्यादा कठिन है, सरल साल्की उपकला ऊतक। कौन सी, सरल, सिंपल का मतलब सरल, स्क्वेमस का मतलब साल्की, और ये उपकला ऊतक, सरल साल्की उपकला ऊतक। अब इसको मित्रों हम साथ साथ देखे जाते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से, ये एकदम से साधारण होती है, ये जो सिंपल साल्की उपकला ऊतक होती है इस प्रकार से होती है। और यह फेफड़े, वायुकोश, हृदय कोश या रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, फेफड़े, हृदय कोश, रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है कहाँ पाई जाती है, फेफड़े, वायुकोश, हृदय, रक्त वाहिनियां के दीवार में पाई जाती है।
दीवार में पाई जाती है। देखिए जैसे हमारा फेफड़ा है, फेफड़े की एक दीवार है, उस पर जो टिश्यू पाई जाएगी तो कौन सा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाई जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, सिंपल वाले में पहला प्रकार हो गया। मित्रों ये हो गया, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, पदार्थों का विसरण, उत्सर्जन या कहें तो चिकनाहट पैदा करती है एक प्रकार से, ठीक है। तो यह कहे कि अवशोषण स्त्रावण के अलावा यह जो है यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। क्या, यांत्रिक सहारा भी देती है। अवशोषण स्त्रावण तो करती है, यांत्रिक सहारा भी देती है। साथ साथ यह क्या करती है कि विसरण मतलब विसरण व क्षरण को, जैसे मान लीजिए फेफड़ा में क्या होता है, विसरण होता है या कुछ पदार्थों का क्या किया जाता है, क्षरण किया जाता है, तो उनको क्या करती है, ये आगाम बनाता है और चिकनाहट पैदा करने वाले स्त्राव करता है। अब मित्रों इसमें दूसरा जो है हमारा, इसमें जो दूसरा है ये होगा कौन सा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसी में हम देखेंगे दूसरा जो है हमारा, तो सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा मित्रों दूसरा, सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू। इससे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, घनाकार उपकला ऊतक। कोवाइडल का मतलब क्या होगा, घनाकार उपकला ऊतक। और इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या हो गया, घनाकार, लग रहा ना, घनाकार उपकला ऊतक हो गया। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। अब देखिए यह ग्रंथियां स्त्रावी भाग नलिकाओं तथा वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। कहाँ, स्त्रावी भाग मतलब जो ऐसे जो शरीर के ऑर्गन्स है जो स्त्राव करते हैं, स्त्रावी भाग तथा वृक्क यानी किडनी में यह क्या है, सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। इसका कार्य ही क्या होता है, स्त्रावण और शोषण करना। इसका कार्य क्या होता है, स्त्रावण व अवशोषण करना। तो मित्रों जो हमारा दूसरा हो गया सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू, घनाकार उपकला ऊतक, ये क्या होता है, इस प्रकार इसकी संरचना होती है। इसका कार्य स्त्रावण और शोषण करना है। ये क्या बहुत सारे स्त्रावी अंगों पर या वृक्क नलिकाओं पर पाई जाती है यह टिश्यू। अब मित्रों हम अब अगला देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा है सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू यानी सरल स्तंभाकार ऊतक। इसे क्या कहेंगे हिंदी में, सरल स्तंभाकार ऊतक। अब देखिए मित्रों तीसरा हमारा सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू हो गया। इसे सरल स्तंभाकार ऊतक कहा जाता है। और इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना इस प्रकार से, देखिए ये सरल स्तंभाकार है ना, स्तंभाकार ऊतक हो गया। और इसका जो कार्य होता है, देखिए इसका जो कार्य होता है अवशोषण या म्यूकस एंजाइम संश्लेषण का कार्य करता है। ये क्या करता है, अवशोषण करना, ठीक है। दूसरा क्या है, म्यूकस तथा एंजाइम संश्लेषण का कार्य। म्यूकस जो होता है, म्यूकस व एंजाइम्स होते हैं, यह क्या करता है, अवशोषण करता है। म्यूकस व एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनके संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, उनके संश्लेषण का कार्य करता है सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। और देखिए ये इस जो मुख्यतः यह कहाँ पाया जाता है, जैसे गर्भाशय की नली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गर्भाशय की नली में पाया जाता है, ठीक है। और सिलियायुक्त सरल ब्रोंकोई में पाया जाता है या कुछ ऐसे जगहों में पाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया मित्रों, इसके जो तीन है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में, तो सबसे पहले हम कौन सा देखे थे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा सिंपल कोल्यूमनर, तीसरा क्या सिंपल कोवाइडल हो गया।
ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए मित्रों। अब चौथा हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड या परतदार एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड या परतदार एपिथेलियम, तो इसमें सिर्फ क्या है, स्ट्रेटिफाइड जुड़ जाएगा। तो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटी मित्रों जो है इसमें पहला कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड। मित्रों इसमें जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होगा, जो हमारा उपकला ऊतक का भाग है, तो इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्तरित साल की उपकला, या कहें कि स्तरित साल की उपकला बहुत कठिन है, इसे हम ऐसे याद कर लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से परतदार होता है, और इसका कार्य क्या होता है, यह इसका कार्य होता है घर्षण को कम करके, मतलब घर्षण को कम करना। क्या कम करना, घर्षण को कम करना। देखिए ये कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, ये मुख्य रूप से आइसोफेगस मुख और योनि में पाया जाता है। कहाँ, आइसोफेगस, ये कहाँ पाया जाएगा, आइसोफेगस में, आइसोफेगस मुख व योनि में पाया जाएगा। देखिए जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होगा, स्तरित साल की उपकला होता है, यह घर्षण को कम करता है, आइसोफेगस मुख और वजाइना में पाया जाता है। और इसके अलावा इसी में ही दूसरा कौन सा है, ये पहला हो गया। अब मित्रों इसमें जो दूसरा पाया जाएगा, तो स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल तो हो गया, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू दूसरा। लेकिन मित्रों इसमें जो है हम पढ़े थे स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस पढ़े थे, हाँ इसी को पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो पढ़े थे चौथा, कि स्तरित साल की कला, इसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये परतदार होता है एक प्रकार से। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है परतदार होता है, स्तरित साल की उपकला, यह क्या है, आइसोफेगस मुख योनि में पाया जाता है, और घर्षण के कम करको, या क्षति को कम करता है, घर्षण को कम करता है। तो मित्रों ये कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफाइड में पहला होगा। अब इसी में दूसरा हम पढ़ेंगे क्या है, स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल, स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू, इसे हिंदी में क्या कहेंगे मित्रों, इसे स्तरित घनाकार ऊतक कहेंगे। क्या, स्तरित घनाकार ऊतक। और जो इसकी संरचना होती है, तो ये इस प्रकार से डबल लेयर में होती है। ये परतदार है तो परतों में रहेगा, दो परतों में रहता है कुछ इस प्रकार। इसमें देखिए इसमें जो है अंतरकोशीय अवकाश बहुत कम रहता है, जो स्ट्रेटिफाइड वाले में है अंतरकोशीय अवकाश बहुत कम रहता है। और देखिए ये मुख्य रूप से पाया कहाँ जाता है, पसीने की ग्रंथि, लाल ग्रंथि या स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पसीने की या लाल या स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है। मित्रों जो स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू है, इस स्तरित घनाकार ऊतक कहाँ पाया जाता है, पसीनों की ग्रंथियों पर, लाल की ग्रंथियों पर, स्तन की ग्रंथियों में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होती है, इसका कार्य जो होता है मुख्य रूप से इसकी सुरक्षा करना होता है, इन्हीं की सुरक्षा करना होता है इसका कार्य। तो मित्रों ये दो हो गए, इसमें एक और बचा है, आप देख लीजिए, एक बचा है पीडोस्ट्रेटिफाइड। मित्रों इसमें जो है आपका पीडोस्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें जो छठवां हो गया या इसी का स्ट्रेटिफाइड का तीसरा भाग हुआ, तो पीडो स्ट्रेटिफाइड हो गया। इसको कूट स्तरित उपकला ऊतक कहा जाता है। क्या? कूट स्तरित उपकला ऊतक कहेंगे। इसकी जो संरचना होती है हम देखेंगे, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो पीडो स्ट्रेटिफाइड या कूट स्तरीय उपकला ऊतक है। यह मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्रों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्रों पर पाया जाता है। इसका कार्य वही होता है प्रोटेक्शन और सुरक्षा प्रदान करना। तो मित्रों, ये हम पहला जंतु ऊतक में सबसे पहला हम एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक पढ़े। इसमें दो भाग देखे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और सिंपल में भी हमने मित्रों कौन से 3 देखे? कौन कौन सा है? स्केस्मस देखे, कोवाइडल देखे, क्यूमुनल देखे। तो ये क्या है? सिंपल स्पेसमस, सिंपल कोवाइडल, सिंपल जो है कोवाइडल है। 3 तो है इसमें और 3 इसमें है। पेड्रो स्ट्रेटिफाइड लास्ट में है, स्ट्रेटिफाइड स्पेसमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल हो गया। तो 3 इसमें हो गए। अब तीनों के हम अब देख लीजिए मित्रों कि जो उपकला ऊतक होता है, हम क्या बताए थे कि शरीर को यह प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और हमारे स्किन को, त्वचा को सुरक्षित रखता है। साथ ही क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थों का कुछ क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ये उपकला ऊतक के प्रमुख कार्य हो गए। और जैसे मान लीजिए शरीर के विभिन्न अंगों को बाह्य स्तर जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली में भी यह पाया जाता है। और त्वचा को फटने पर ये क्या करता है? सुरक्षा, ये प्रोटेक्शन वही बचाता है। पदार्थों का अवशोषण या परागम करता है। या इसके कहें कि श्लेष्मा का स्त्राव या श्लेष्मा के निर्माण को स्थल से हटाता है। ये इसके प्रमुख, ये कौन सा जंतु ऊतक में पहला उपकला ऊतक हो गया मित्रों। इसको हम अच्छे से देख लिए, समझ लिए और लिख भी लिए। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे मित्रों, कौन सा है दूसरा? इसी में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इसे कहेंगे हिंदी में संयोजी ऊतक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको मित्रों मिटा देते हैं। मित्रों, हमारा दूसरा कौन सा है? इसी में दूसरा जो हमारा है कनेक्टिव टिश्यू है या संयोजी ऊतक है। इसमें क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्लाज्मा आ जाएगा। मित्रों, दूसरा जो होगा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मुख्य रूप से कहाँ, ये क्या करता है? हमारे तरल संयोजी ऊतक होते हैं उनको क्या संबद्ध करता है? जोड़ता है। और यह कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक। पहला है कौन सा? वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा कंकाल ऊतक। तीसरा है तरल ऊतक। ये कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और देखिए, ये जो होता है, इसकी जो सेल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है, इनमें अंतर कोशीय अवकाश अधिक होता है, अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। और यह मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनता है, अस्थिमज्जा के अंदर पाया जाता है। देखिए, समझिए मित्रों कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और इसमें क्या है? वो पहला जो है वास्तविक संयोजी ऊतक। ये क्या है? वास्तविक संयोजी ऊतक। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब मित्रों देखिए, जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, इसके भी एडियोलर, एडिपोज या कई भाग हैं। और इसी में हम दूसरा कौन सा देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे मित्रों स्केलेटन टिश्यू या कंकाल ऊतक। दूसरा क्या है? कंकाल ऊतक या स्केलेटन टिश्यू। और इसी में मित्रों तीसरा कौन सा है ऊतक हमारा? तीसरा है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। तरल ऊतक या संवहन ऊतक।
अब देखिए इसमें जो पहला वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा कंकाल ऊतक या एक्सिलरेटिंग टिश्यू, तीसरा है तरल ऊतक या संवहन ऊतक जिसे फ्लड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। क्या? फ्लड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मित्रों जो तीनों हो गए, इनके तीनों के कार्य भी अलग अलग हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या वास्तविक संयोजी ऊतक है, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग माने जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में एक जो होता है लूज होता है, एक लूज होता है, एक क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। देखिएगा, अब इस लूज जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, लूज जो होता है, और इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एरियोलर होता है, एक एडिपोज होता है। क्या? एक एरियोलर, दूसरा क्या हो गया? एडिपोज। और मित्रों कॉम्पैक्ट में जो होता है, कॉम्पैक्ट जो होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला कौन सा है? टेंडन, और दूसरा कौन सा हो गया? लिगामेंट। इसके मेन स्ट्रक्चर है इसका ये। अब जैसे मान लीजिए सपोर्ट, दूसरा क्या है? स्केलेटन वाला हो गया। तो इसमें जैसे बोन हो, इसमें बोन आ जाएगी और कार्टिलेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें बोन आ जाएगा, कार्टिलेज आ जाएगा, यानी अस्थि उपास्थि और हृदय रेखी पेशी, मतलब दो आ जाएंगी। और जो तरल संवहन ऊतक है, इसमें ब्लड आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्लाज्मा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। तो मित्रों जैसे इन तीनों के कनेक्टिव टिश्यू जो होगा, संयोजी ऊतक होगा, इसके तीन भाग होते हैं। इसमें पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक, तीसरा है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। देखिए इसमें भी वास्तविक संयोजी ऊतक को हम देखेंगे या पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला है लूज, दूसरा है कॉम्पैक्ट। लूज के दो भाग होते हैं, एरियोलर और एडिपोज, और कॉम्पैक्ट के टेंडन और लिगामेंट। इसी को हम देखेंगे, किसको? हम वास्तविक संयोजी ऊतक को। मित्रों वास्तविक संयोजी ऊतक में सबसे पहले हम देख लेते हैं एरियोलर को देख लेते हैं। ठीक है ना? वास्तविक संयोजी ऊतक में एरियोलर ऊतक को देखते हैं। यह देखिए बहुतायत मात्रा में मिलने वाला ऊतक है। कहाँ? यह बहुतायत मात्रा में मिलने वाला ऊतक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है? बहुतायत मात्रा में मिलता है, और जो है कि एरियोलर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और दो प्रकार के तंतु, श्वेत और पीला पाया जाता है। इसमें कई सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? कई सेल्स होती हैं, और दो तंतु पाए जाते हैं, येलो फाइबर और व्हाइट फाइबर। येलो और व्हाइट। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे अलग से, येलो और व्हाइट फाइबर को। तो इसमें जैसे बहुत सारी कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम जैसे मान लीजिए फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोब्लास्ट या प्लाज्मा सेल्स, या फिर हम कहें कि मास्ट कोशिकाएं, जैसे हिस्टोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट या प्लाज्मा सेल्स या मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल्स, या हम कहें कि श्वेत कण। ये किसमें पाए जाते हैं? कई सेल्स। दो तंतु व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर हो गया। अब देखिए एरियोलर जो होता है, इसका कुछ डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। एरियोलर जो हो गई, और ये वैसे भी सेल्स का समूह होता है। तो इसमें देखिए ये मैट्रिक्स भरा रहता है, इसके बीच बीच में सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं मित्रों? सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये क्या होगा? एरियोलर का चित्र हो गया, और ये इस तरह की संरचना इसकी रहती है, और जो बीच में मैट्रिक्स या प्लाज्मा इसे कहा जाता है। इसके बीच में जो है ये मैट्रिक्स वाला भाग है, और ये क्या है? ये सेल्स है एरियोलर की। और इस सेल्स को अब देखिए, अब एरियोलर जो होता है ये कोलेजन का, जो इसमें है कोलेजन का बना होता है। कहे का? कोलेजन। उसको भी आगे देखेंगे हम कि एरियोलर में सेल्स होती है, ये कोलेजन का बना होता है मित्रों। और इसमें जो है
तो फिर हम दूसरा क्या देखेंगे, एडिपोज को देखेंगे। किसको देखेंगे, एल्वेओलर हो गया। देखिए वास्तविक संयोजी ऊतक का जो पहला भाग है, वास्तविक संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, लूज कंपैक्ट। लूज में जो एल्वेओलर हो गया, एल्वेओलर बहुतात्मक मात्रा में ऊतक पाया जाता है यह और संयोजी ऊतक में, और यह इसमें कई सेल्स या दो तंतु होते हैं। एल्वेओलर में कई सेल्स या दो तंतु होते हैं, तो इसे हिस्टोब्लास्ट कहा जाता है या फाइब्रोब्लास्ट। कई सेल्स को हिस्टोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट या प्लाज्मा सेल्स, मस्ट कोशिकाएं, श्वेतकण इसके सेल्स के नाम है। और इसमें जो दूसरा भाग है इसका जो दूसरा भाग है येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर पाया जाता है। तो ये इसी के संबंध में हम देख लेते हैं एक बार कि फाइबर क्या होता है। रेशा होता है एक प्रकार का। फाइबर जो होता है रेशा होता है, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फाइबर में एक कोलेजन होता है, एक इलास्टिक होता है। तो हम क्या बताए थे, एल्वेओलर में कोलेजन जो ये प्लाज्मा है और ये सेल्स है, इस सेल्स के बीच मतलब एक प्रकार से एल्वेओलर है। एल्वेओलर में बीच में मैट्रिक्स भरा रहता है, ये कोलेजन का बना होता है। कहेगा कोलेजन का बना होता है। फाइबर जो होता है दो प्रकार का होता है, कोलेजन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, दूसरा जो हो गया इलास्टिक। इलास्टिक जो होता है अधिक मजबूत होता है। क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। और ये कोलेजन जो होता है कम मजबूत होता है। अब देखिए जैसे एडिपोज में क्या पाया जाएगा, इलास्टिक पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है, एडिपोज में ये पाया जाता है, कौन सा, कोलेजन पाया जाता है एरियोलर में। अब कोलेजन जो होता है एक प्रकार से व्हाइट फाइबर होता है, नॉन इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। इस फाइबर में मित्रों जो कोलेजन होता है आपका, ये क्या होता है, व्हाइट फाइबर होता है, व्हाइट फाइबर होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और तीसरी विशेषता क्या है इसकी, नॉन इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है। अब देखिए इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। कोलेजन कम मजबूत होता है। अब इसी में उल्टा कर दीजिए, जो इलास्टिक होता है इसमें येलो फाइबर होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, और ये इलास्टिक युक्त होता है, ठीक है। अब मित्रों जो है तो एल्वेओलर हो गया। एल्वेओलर के साथ साथ हम दो तंतु भी देख लिए, स्काई सेल्स देख लिए, और ये इसका चित्र हो गया। अब एल्वेओलर के बाद हम दूसरा कौन सा देखेंगे, एडिपोज देखेंगे। तो एडिपोज की क्या विशेषता है, जो वास्तविक संयोजी ऊतक है इसके दो भाग हमने बताए थे। तो पहला हो गया लूज, दूसरा होगा कॉम्पैक्ट। लूज में हम बताए थे एल्वेओलर, दूसरा है एडिपोज। तो इसी को हम देखेंगे। इसमें तो हम दो भाग बताए थे, इसके भी, इसके कॉम्पैक्ट के। कॉम्पैक्ट में क्या होता है, टेंडन और लिगामेंट होता है, टेंडन और लिगामेंट होता है। अब मित्रों जैसे हम एल्वेओलर हो चुका था, दूसरा है एडिपोज। अब देखते हैं एडिपोज का चित्र किस प्रकार से होता है। एडिपोज का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, संरचना के माध्यम से हम समझेंगे। ये और ये जो पदार्थ इसमें भरा होता है, क्या इसे भी मैट्रिक्स कहा जाता है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स कम होता है, इसकी सेल्स बड़ी होती है। ये मैट्रिक्स कहलाता है, कम होता है, और ये कहलाती हैं, क्या होती हैं, ये सेल्स कहलाती हैं। अब सेल्स का आकार बड़ा होता है, इसमें सेल्स का आकार जो होता है बड़ा होता है। अब देखिए इसमें जो होता है एडिपोज में, एडिपोज की जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, काहे की बनी होती है एडिपोज की सेल्स, लिपिड की बनी होती है। काहे की बनी होती है मित्रों, एडिपोज की सेल्स जो होती हैं लिपिड की बनी होती हैं, और जो होती है इसमें इलास्टिक अधिक रहता है। क्या रहता है, इलास्टिक, ये अधिक मजबूत रहती है। बताए थे कि एरियोलर में कोलेजन होता है, एडिपोज में इलास्टिक अधिक रहता है। तो मित्रों अब इसके बाद हम इस ऊतक, ये इसका कार्य क्या होता है, यह क्या करता है, संचय, मतलब इस ऊतक का संचय शरीर में होता है। इस ऊतक का संचय कहाँ होता है, शरीर में होता है संचय। अब एडिपोज हो गया मित्रों दूसरा। अब हम देखते हैं इसी में
अब मित्रों जैसा कि हम वास्तविक संयोजी ऊतक में दूसरा एडिपोज पढ़ चुके हैं, ये शरीर में संचय होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं बड़ी होती हैं, लिपिड की बनी होती है, इलास्टिक अधिक होता है, शरीर में ये संचय होता है। तो ये एडिपोज हो गया। अब मित्रों दूसरे इसी में हम देखते हैं कंपैक्ट में देखते हैं टेंडन और लिगामेंट। जैसे ये क्या है, हम ये हमारी टिश्यू है। देखिएगा मित्रों ये क्या है, इसकी हम संरचना कुछ इस प्रकार से बनाए देते हैं, इसकी संरचना, और इसको इस प्रकार से ये तीसरी परत हो गई, और चौथी जो आपकी हो गई ठीक है। अब देखिए मित्रों हमने क्या बताया था कि वास्तविक संयोजी ऊतक ये होता है, तो इसमें सबसे ऊपरी परत क्या होती है हमारी, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, त्वचा या स्किन होती है। ठीक है, क्या होती है, त्वचा स्किन होती है। और ये जो है, और इसमें ये एरियोलर हो गई, क्या एरियोलर हो गई, और ये दूसरी क्या हो गई, एडिपोज हो गई। एरियोलर और एडिपोज को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संयोजी ऊतक। यानी क्या बताए थे, एरियोलर एडिपोज मिलाकर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो बनता है। ठीक है, तो वास्तविक एरियोलर एडिपोज पहला और दूसरा भाग हो गया। और इसी में जो तीसरा भाग है मित्रों आपका, ये क्या हो गया आपका तीसरा और चौथा, ये कौन सा हो गया, मस्कुलर टिश्यू, ये पेशी ऊतक। अब देखिए अब हम समझाना क्या चाहते हैं, और ये कौन सा हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गई, अस्थि हो गई। देखिए ये जो हमारी हड्डी हो गई, और इसमें ये जॉइंट है, यहाँ कुछ पदार्थ है, इसी को जो कहते हैं कि हड्डी अस्थि से अस्थि, ठीक है ना, जो अस्थि से अस्थि यानी बोन से बोन, ये क्या हो गई, बोन हमारी, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, मस्कुलर, ये पेशी बताए थे ना, ये जो परत हो गई ये मस्कुलर हो गई, ये मांसपेशियां हो गई मस्कुलर। जैसे इस मान लीजिए ये क्या है, हमारा टिश्यू है पूरा, ठीक है ना। अब इस टिश्यू में जो स्किन होगा, स्किन सबसे पहली परत जो स्किन होती है एरियोलर होता है, इसको कहते हैं, और दूसरी परत एडिपोज होती है, तीसरी परत मस्कुलर की होती है, तीसरी परत जो होती है मस्कुलर की होती है, यह मांसपेशियों की। और इसी में जो चौथी परत होती है मित्रों, तो क्या होती है, बोन्स होती है। तो देखिए, तो जो बोन से बोन्स को जोड़ता है, जो बोन से बोन्स को जो चीज जोड़ता है उसे ही हम क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट जो हड्डी और हड्डियों के बीच में जो पदार्थ हमारा भरा रहता है या पाया जाता है, जोड़ने का काम करता है, उसे जॉइंट में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। और जो ये पेशी मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, जो बोन्स को और पेशी में, बोन्स और पेशियों के बीच में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, टेंडन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोन्स को मांसपेशियों से जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम, टेंडन। बोन से बोन यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे हम, लिगामेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप फ्रैक्चर कहते हैं, हाथ हल्का फ्रैक्चर हो गया, तो कई बार क्या होता है कि हड्डियां नहीं टूटती हैं, लिगामेंट टूट जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, इस जॉइंट को। तो मित्रों ये वास्तविक संयोजी ऊतक जो होगा, हम बेहतरीन ढंग से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी में जो संयोजी ऊतक के 3 भाग होते हैं, तो वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया है, दूसरा भाग कंकाल ऊतक पढ़ेंगे। कौन सा ऊतक पढ़ेंगे, कंकाल ऊतक पढ़ेंगे। फिर तीसरा कौन सा है हमारा ऊतक, संवहन ऊतक। मित्रों दूसरा हमारा कौन सा हो गया, कंकाल ऊतक हो गया। कंकाल ऊतक जो होता है हमारे शरीर को आंतरिक सहारा देता है और एक ढांचा बनाए रखता है तथा मजबूती प्रदान करता है। कंकाल जो ऊतक होता है हमारे शरीर का क्या करता है, ढांचा बनाए रखता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। कंकाल ऊतक के तहत शरीर, देखिए ये शरीर को सहारा भी देता है और यह हमेशा शरीर के अंदर पाया जाता है। और देखिए कलेक्सेरपी जंतुओं में विशेष
जैसे मान लीजिए कशेरुकी जंतु है, कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ वाली हड्डी पाई जाती है, उनकी यह विशेषता होती है कि उनमें कंकाल ऊतक पाया जाएगा। अब लेकिन इसके पहले हम वास्तविक संयोजी ऊतक जो पढ़े थे उसमें लूज और कॉम्पैक्ट पढ़ लिए थे, तो कॉम्पैक्ट में टेंडन और लिगामेंट पढ़ लिए। मित्रों एक बार देख लीजिए, टेंडन जो होता है और लिगामेंट होता है, ये सॉफ्ट फाइबर होता है, इसमें कोलेजन पाया जाता है, सॉफ्ट फाइबर होता है, और ये जो होता है कम मजबूत होता है। जो लिगामेंट होता है हड्डी से हड्डी जो होता है, ये किसको मेरे बोन से बोन को, ये बोन से जो होता है मस्कुलर को जोड़ता है, कौन जो होता है टेंडन। और ये जो लिगामेंट होता है ये इलास्टिक होता है, ठीक है ना, और मजबूत होता है, एलो फाइबर होता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब मित्रों आते हैं कंकाल ऊतक में। तुम्हें क्या बताएं, शरीर को सहारा देता है, कशेरुकी जंतु में पाया जाता है, और यह एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है शरीर का। तो यह ऊतक बेहद महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। कंकाल ऊतक के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब मित्रों इसमें से पहला है कार्टिलेज होगा, दूसरा हो गया बोन हो गया। कार्टिलेजियस टिश्यू यानी कार्टिलेज टिश्यू, दूसरा क्या हो गया? बोन टिश्यू। इसे कहेंगे हिंदी में उपास्थि ऊतक, और इसको कहेंगे अस्थि ऊतक। तो देखिए मित्रों कि कंकाल ऊतक जो है दो प्रकार का होता है। पहला होगा कार्टिलेज ऊतक या उपास्थि ऊतक, दूसरा हो गया अस्थि ऊतक, ठीक है। अब इसमें भी देख लेंगे। कार्टिलेज हम बताए थे कि सॉफ्ट बोन का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स या पेरिकार्डियम होता है। यह कितने प्रकार का होता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स या पेरिकार्डियम। अब मित्रों जो उपास्थि ऊतक होता है यह मुख्य रूप से इसमें मैट्रिक्स का लसलसा भाग बना हो। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। इसमें ये मैट्रिक्स का लसलसा भाग बना होता है, इसके बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। ये काहे का बना होगा? कोलेजन का बना होगा, कोलेजन का। हम बताए थे कोलेजन जो होता है कि इलास्टिक युक्त होता है, मतलब इलास्टिक नहीं होते हैं। और क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। अब ये क्या हो गई? इसकी सेल्स हो गई। इसकी उपास्थि ऊतक की, उपास्थि ऊतक की सेल्स हो गई। और इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स। इसकी सेल्स को क्या कहेंगे हम? कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो उपास्थि ऊतक में सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स। और जो इसकी बाहरी परत होती है, ये परत होती है, इसको हम पेरिकार्डियम कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। और देखिए उपास्थि ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारी नाक की हड्डी है, या कहें कि नाक की जो बोन है बहुत सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, यही तो है उपास्थि ऊतक। हमारे कान की जो है ये भी सॉफ्ट होती है, ठीक है, ये भी क्या है? उपास्थि ऊतक हो गई। तो पेरिकार्डियम में जैसे कर्ण हो गया, नाक हो गया, ठीक है, ऐसी जो उपास्थियां होंगी या कार्टिलेज होगा यहाँ पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? कर्ण में, नाक में, श्वास नली में, ठीक है, कंठ में, श्वास नली में, कंठ में, आदि जगहों पर पाई जाती है। तो देखिए उपास्थि जो ऊतक होता है कहाँ पाया जाता है? उपास्थि ऊतक जो होता है मुख्य रूप से कर्ण, नाक, श्वास नली में पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। इसकी सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। बीच में भरा भाग मैट्रिक्स का बना होता है, मैट्रिक्स होता है। ये कोलेजन होता है, सॉफ्ट होता है, ये मैट्रिक्स है। और ये पेरिकार्डियम जो बाहरी परत होती है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कर्ण में, कान में, नाक में, श्वास नली में या कंठ में। मतलब जो सॉफ्ट बोन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उपास्थि या कार्टिलेजियस टिश्यू कहते हैं। सबसे सरल तरीका है। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, और जो कोशिका के चारों ओर द्रव भरा होता है उसे लाइगुला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये द्रव को, मैट्रिक्स जो होता है, इसे मैट्रिक्स के साथ इसके लाइगुला भी कहा जाता है, अगर पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, उपास्थि ऊतक। अब दूसरा हम मित्रों देखेंगे क्या होगा, आस्थि ऊतक। आस्थि ऊतक को ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है। क्या, आस्थि ऊतक को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। अस्थि का मतलब एक प्रकार से हड्डी होती है, जो हड्डी में ऊतक पाए जाते हैं उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। और देखिए हड्डी होती है तो मजबूत होती है, तो इलास्टिक होगी। ये तो सॉफ्ट थी या कोलेजन थी, ये क्या होगी, इलास्टिक युक्त होगी। तो इसकी हम संरचना देख लेते हैं एक बार। ये हमारी अस्थि की सेल्स हो गई। इसकी सेल्स कुछ इस तरह से जुड़ी होती है। अब देखिए मित्रों, अब इसको सेल्स को, इसकी सेल्स को क्या कहेंगे हम, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन्स की जो होती है, अस्थि ऊतक होता है, उसकी सेल्स को क्या कहेंगे हम, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और इसमें और दूसरा जो ऊपरी भाग होता है पेरिस्टेनम कहलाता है। क्या, पेरियोस्टेनम कहलाता है। इसका जो बाहरी भाग होता है पेरियोस्टेनम कहलाता है। अब देखिए इसका बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है, ये मजबूत होता है। ये मैट्रिक्स जो होता है इसका इलास्टिक होता है, मजबूत होता है। और इसके जो जोड़ होता है, इसमें दो सेल्स के बीच का जो रंध्र स्थल होता है, इसे क्या कहा जाता है, कनैकुली। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको कनैकुली। जो जहाँ दो सेल्स आपस में जुड़ती है, कैनालिकुली, वही कैनाकुली या कैनालिकुली कहा जाता है। देखिए मित्रों, ये जो होता है अस्थि ऊतक जो होता है हमारा, इसकी सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। और इसका जो बाहरी भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, पेरियोस्टेनम कहा जाता है। और इसके इसका जो संधि स्थल होता है, जो जहाँ आपस में दो से जुड़ती हैं, इसे कैनालिकुली कहा जाता है। और ये भाग मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार से इलास्टिक होता है या मजबूत होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कंकाल ऊतक हो गया। अब मित्रों हम तीसरा इसी में देखेंगे, कौन सा इसमें तीसरा देखेंगे, इसी में तीसरा हम देखेंगे तरल ऊतक या संवहनी ऊतक। इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, फ्लड टिश्यू। अब मित्रों इसमें हम जो तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा भाग है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में इसके दो भाग होते हैं। यह तरल संयोजी ऊतक जो होता है ब्लड और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। किससे, ब्लड और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। यह मतलब एक प्रकार से अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। और ब्लड और प्लाज्मा इसके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा हो गया, ब्लड, दूसरा हो गया लिम्फ। लिम्फ या प्लाज्मा या रक्त। मित्रों देखिए रक्त के वैसे तीन भाग होते हैं और इसमें कणिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो रक्त के तीन भाग होते हैं। रक्त में जैसे ये रक्त या रुधिर भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त या इसमें भी रक्त या रुधिर भाग को क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और हम इसको देख ही लेते हैं ब्लड। अब ब्लड में मुख्यतः जो है तो इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं कई। ठीक है ना, क्या पाई जाती हैं, ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं, सॉरी रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। और इसके तीन भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो लिम्फ या प्लाज्मा होता है मित्रों, यह क्या होता है, हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है और यह ब्लड में ही पाया जाता है, लेकिन हम इसको अलग से अध्ययन करेंगे। अब मित्रों देखिए ब्लड जो होता है इसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, लेकिन हम प्लाज्मा को अलग से देखेंगे। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड क्या है, सबसे पहले जानिए ब्लड या रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक। कैसे, देखिए हम पढ़ के आ रहे हैं, तरल ऊतक पढ़ रहे हैं और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, संयोजी ऊतक के अंतर्गत। इसीलिए ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है।
इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इनमें से जैसे मान लीजिए प्लाज्मा, तो हम प्लाज्मा को उस साइड भी लिखे हैं कि तरल संयोजक के 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा जो होता है एक प्रकार से ब्लड में ही पाए जाने वाला चिपचिपा वह पीले रंग का पदार्थ होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है ना। और संपूर्ण रक्त के हिसाब से यह लगभग संपूर्ण रक्त में 55% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? संपूर्ण रक्त का 55% पाया जाता है। और इस देखिए 45% इसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं, 90% जल होता है। इस जो प्लाज्मा होता है इसमें 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं इसमें, और 90% इस प्लाज्मा में 90% भाग लगभग क्या होता है? जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 90% भाग, संपूर्ण प्लाज्मा में देखें तो 90% भाग क्या होता है? जल होता है। 10% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन भी ये 3 प्रकार का होता है। प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन और ग्लोबिन। तो हम इसको फिर देखेंगे। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन हो गया पहला, दूसरा एल्बुमिन हो गया, और तीसरा क्या होगा? ग्लोबिन हो गया, ग्लोबिन हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड तरल संयोजक में, जैसे इसके मुख्य रूप से कितने हो गए भाग? 3 भाग होते हैं। अब मित्रों, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के 2 भाग होंगे, ब्लड हो गया। ब्लड में सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्लड कार्पल्स होती हैं, छोटी छोटी यानी रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें से उनके 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया? आरबीसी, यानी आरबीसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं। मित्रों, हमने बताया था कि ब्लड को क्या है? तरल संयोजक कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में आता है। और ब्लड में ही क्या, ब्लड के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। लेकिन ब्लड में जो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उनमें से पहला है आरबीसी पाई जाती है। अब देखिए, प्लाज्मा में बता दिया था कि संपूर्ण रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसमें से 90% जल होता है, 10% क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसको हम अलग से समझेंगे फिर से एक बार। ये प्लाज्मा जो होता है पीला रंग का होता है और लसलसा पदार्थ होता है। और ये क्या करता है? ये कार्बनिक इसमें पदार्थ होते हैं। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं 10%, ठीक है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरी चीज क्या है? ब्लड सबसे महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। इसमें आरबीसी जो होती है, इसे क्या इसको क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या? आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी को हम क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। अब देखिए, ये क्या होता है? कशेरुकी प्राणियों में, बताए थे ना, कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। अब देखिए, इसका जो रेड कलर होता है, यानी लाल रंग जो होता है इसमें, तो लाल रुधिर, इसमें जो इस कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं। प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नाम का, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। इसमें आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन का रंजक होता है, ठीक है ना। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक क्या होता है? रंजक होता है। मित्रों, इसमें जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के भी 2 भाग होते हैं, हम देखते हैं। इसमें ग्लोबिन पढ़ाए थे ना, उसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन 3 प्रकार का होता है प्रोटीन, इसमें ग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? एक प्रकार से प्रोटीन पाया जाता है। हीम नामक क्या पाया जाता है? रंजक पाया जाता है। देखिए, ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ये कितना होता है? 96% होता है। ये हीम नामक जो रंजक होता है 4% होता है। अब देखिए, इसके केंद्र में Fe या लोहा होता है। क्या? Fe या लोहा होता है।
अब देखिए, जिसमें ऑक्सीजन बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, किसमें, आरबीसी में होती है। अब देखिए, ऑक्सीजन को शोषित करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक भी बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक का अस्थायी, इसीलिए देखिए विखंडित होकर फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कुल मिला के जो आरबीसी होती है, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। इसका लाल रंग जो होता है, जो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका लाल रंग जो होता है हीम नामक रंजक के कारण होता है, और इसमें केंद्र में लोहा पाया जाता है। ठीक है, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसका और ये 96% होता है। ये आरबीसी क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई। और ये मुख्य रूप से स्तनधारियों, जैसे मान लीजिए स्तनधारियों में आरबीसी के जीवदा के इसमें एक चीज और है, इसमें आरबीसी के केंद्रक में केंद्रक का अभाव होता है, खासकर स्तनधारी प्राणियों में। आरबीसी में जो है केंद्रक का क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। और स्तनधारी प्राणियों में ऊंट एक ऐसा प्राणी है, कौन सा, ऊंट, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एक ऐसा अपवाद है, पूछा जाएगा कि क्या ऊंट स्तनधारी प्राणियों में कौन सा ऐसा अपवाद है जिसमें क्या पाया जाएगा, आरबीसी पाया जाएगा, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। तो ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। अब दूसरा ये चीज है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है मित्रों, अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। अब मित्रों हम इसके आगे दूसरा हम देखेंगे, क्या, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अब मित्रों इसमें जो दूसरा भाग होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहेंगे, ये क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए, जैसे हम आरबीसी को क्या कहते थे, इरिथ्रोसाइट्स, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे हम, ल्यूकोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन अगर आता है आपका कि डब्ल्यूबीसी को और क्या कहा जाता है, या ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन किसमें क्लिक करेंगे हम, डब्ल्यूबीसी में। ठीक है मित्रों, डब्ल्यूबीसी जो है ये है अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित होती है। यह क्या होती है, अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त या हीमोग्लोबिन रहित होती है, हीमोग्लोबिन रहित होती है। अब देखिए मित्रों, डब्ल्यूबीसी जो है इसे ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। इसके दो भाग होते हैं, ग्रेन्योसाइट्स, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्योसाइट्स, दानेदार जिसे कहते हैं ग्रेन्योसाइट्स, और इसी में दूसरा कौन सा है, ग्रेन्योसाइट्स। अब देखिए डब्ल्यूबीसी ग्रेन्योसाइट्स दो भाग होते हैं, और इसमें भी जैसे मान लीजिए न्यूट्रोफिल्स, आइसोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रेन्योसाइट्स के 3 भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, आइसोफिल्स, बेसोफिल्स, और तीसरा क्या है, आइसोफिल्स। देखिए मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि ग्रेन्योसाइट्स डब्ल्यूबीसी के 2 भाग हो गए, और इसमें ग्रेन्योसाइट्स और बेसोफिल्स हो गया, ठीक है ना। और ग्रेन्योसाइट्स में भी 2 भाग हो गए, लिम्फोसाइट्स और फाइगोसाइट्स भी होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक पहला है लिम्फोसाइट्स, और दूसरा इसमें क्या हो गया, पहला लिम्फोसाइट्स, दूसरा फाइगोसाइट्स। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है मुख्य रूप से, मतलब इसकी संख्या लगभग शरीर में 5 से 9 हजार तक होती है। कितनी, शरीर में 5 से 9 हजार तक होती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रेन्योसाइट्स। अब ग्रेन्योसाइट्स में हम बता दिए केंद्रक नहीं होते हैं,
जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इसिनोफिल्स और क्या होगा बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और इसमें इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, तीन न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, इसके तीन भाग। ग्रेनुलोसाइट्स भी दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी के निर्माण में, लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीबॉडी के निर्माण में योगदान देता है। लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करता है, योगदान देता है। अब देखिए जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। तो डब्ल्यूबीसी को हम अच्छे से पढ़ लिए। और डब्ल्यूबीसी का अब क्वेश्चन एक और आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी से। अब मित्रों एक चीज और देख लेते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होता है, आरबीसी तो हम क्या बताए थे आरबीसी के बारे में, ठीक है, ये इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन ऊंट ऐसा स्तनधारी प्रणाली है जिसमें केंद्रक युक्त होता है। अब देखिए आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है, कितने दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का। अब जो होता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से कोशिका के ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। हम बताए थे इसमें जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो हिम नामक रंजक पाया जाता है। इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, इसके केंद्र में लोहा पाया जाता है हिम नामक रंजक के। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधने और छोड़ने के इसमें क्षमता होती है। ये ऑक्सीजन को ले जाता है इसीलिए और वापस लाता है, ठीक है ना। आरबीसी का कार्य क्या होता है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन अगर इसमें कम हो जाता है तो रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको कम होने पर हीमोग्लोबिन के रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। ये क्या हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार से अंतर बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि संख्या भी बताए थे, पूछता है इसका जीवन काल जो होता है 120 से 120 दिन का होता है। मृत्यु लीवर या प्लीहा में होती है इसकी। अब इसी प्रकार से हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है रचनांगीय के समान होती है, बताए थे। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है डब्ल्यूबीसी का। बोन मैरो मतलब अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा जो हड्डियों के बीच में जो पदार्थ जो स्पेस होता है ना, उसी को बोन मैरो कहा जाता है। अब देखिए इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, या कहें कि हम इसकी मृत्यु वहीं प्लीहा में होती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जो जीवन काल था हम बताए थे 20 से 120 दिन का होता है। ये पूछा जाता है। आरबीसी में जो है उसके कम होने से रक्त क्षीणता हो जाती है। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, शरीर में एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। इसमें बताए थे ना लिम्फोसाइट्स दो भाग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के रोगों को भक्षण से बचाता है, यानी बाहरी रोगों को भक्षण से हमसे बचाता है। डब्ल्यूबीसी को सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं में होता है। किसमें, डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं में 60 से 70% भाग होता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण करती हैं। रोगाणुओं और जीवाणुओं का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो इसमें सेल्स पाई जाती हैं। अब मित्रों ये हमारा पूरा क्या हो गया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया। अब इसी में देख लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा भाग इसका क्या है मित्रों कि ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु हिंदी में कहें, यह इंग्लिश से ज़्यादा सही है। ब्लड प्लेटलेट्स रक्त